हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 7 देख रहे थे। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, क्योंकि चैप्टर आपका भू आकृतियों वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बड़ा चैप्टर है, तो 1, 2, 3 पार्ट हम डिवाइड किया हुआ था। तो सीधी सी बात है कि मैंने आपके 1, 2 दोनों पार्ट करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। और आज हमें इसका 3rd पार्ट कंप्लीट करना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको फेसबुक, FB, इंस्टा या फिर आप बात करें टेलीग्राम, तीनों जगह का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाके फॉलो कर लीजिए। जहाँ पे भी आप जिस भी सोशल मीडिया में वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए, है ना। यानी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं क्वेश्चन के लिए। और कमेंट भी मैं आपके सारे ही जो है रीड करती हूँ, ये कि कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो। चलिए अब देख लेते हैं इसको, आगे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, हिस्ट्री आपका पूरा NCERT का हो चुका है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और आपका जो है साइंस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ मैंने साइंस में टिक करवाए हुए हैं, वैसे ही सेम क्वेश्चन रखे हुए रेलवे में मिल रहे हैं। वनडे एग्जाम में किसी में भी आपका साइंस आएगा तो 6 से 10 तक का जो मैंने NCERT का साइंस पढ़ाया हुआ है, और जहाँ जहाँ टिक करवाए हुए हैं, आपको वैसे ही क्वेश्चन आपको रखे रखा है मिल जाएंगे। चलिए, साइंस को देख लीजिएगा, हिस्ट्री को देख लीजिएगा, भूगोल थोड़ा बहुत रह गया है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं 15-20 दिन में। इसके बाद साथ ही साथ हम पॉलिटी, और पॉलिटी के साथ साथ हम लोगों को भूगोल के MCQ करने हैं। चलिए अब इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्या है, कहाँ तक हो चुका था। लास्ट टॉपिक बचे हुए थे इसके थोड़ी बहुत। ये सारे कुछ आपके स्टैग्लिमाइटाइट, गुफा मुख वगैरह, ये सारे कुछ हो चुके थे। हिमनद भी निकल चुका था। ये भृगु वगैरह सुरंग सारे कुछ करवा दिए थे। एस्कर हो गया था, ड्रमलिन हो चुका था। चलिए यहाँ से देखना था। अपर्दित स्थल रूप निक्षेपण का हो गया। अब देखिए, अपर्दन से क्या स्थल रूप बनेंगे, तो भृगु बनेगा, वेदिकाएं बनेंगी, भृगु बनेगा, कंदराएं बनेंगी तथा स्टैक बनेंगे। अब इन चीज़ों के बारे में देखिएगा। इसको रेड कलर कर लेते हैं इसका। देखिए, ऐसे तट जहाँ अपर्दन प्रमुख, ऐसे जहाँ जहाँ ऐसे तट हैं जहाँ अपर्दन की प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है, तो वहाँ की ये जो है स्थल रूप दिए गए हैं। वहाँ प्रायः 2 मुख्य आकृतियाँ आपको तरंग घर्षित भृगु व वेदिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सा मिलेगा कि उस तट पर आपको भृगु मिलेंगे और वेदिकाएं मिलेंगी। और देखिए, जब तट पर अपर्दन होगा तो वो अधिकतर तरंगों के कारण ही होगा। पानी की जो तरंगें हैं उन्हीं के कारण ही होगा। तो घर्षण, जब जब तरंगें जो है घर्षण करती हैं तो भृगु और वेदिकाएं बनती हैं। लगभग सभी समुद्र भृगु की ढाल तीव्र होती है, तेज ढाल होती है, जो कुछ मीटर से लेकर कहाँ तक होती है, 30 मीटर तक, यह इससे अधिक भी हो सकती है। इसकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है, जो समुद्री भृगु से प्राप्त सैल मलबे से ढका हुआ होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिका कहते हैं। आ रही बात समझ में कि भृगु और वेदिका तट पर आपको मिलेंगी। बनती किसके कारण है, तो याद रखिएगा तरंग के कारण। जो अपर्दन और निक्षेपण से जो स्थल रूप बढ़ रहे हैं, एग्जाम में पूछेगा कि ये किस तरीके से, जैसे मान लीजिए वेदिकाएं पूछ लेगा आपसे कि कौन से कारक के द्वारा बनता है। एस्कर पूछ लेगा कहाँ पाए जाते हैं। बालू टिब्बा पूछ लेगा किस स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार से पूछेगा। देखिए, तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती हैं और इसे गहराई तक खोखला कर देती हैं। भृगु को क्या करती हैं, नीचे तक खोखला कर देंगी। अभी देखेंगे, चित्र में दिया होगा, जिससे समुद्री कंदराएं बन जाती हैं। इन कंदराएं यानी आपकी क्या थी, गुफाएं, है ना। गुफाएं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। ऐसी अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के भाग थे, उनको समुद्री स्टैक कहती हैं। इस प्रकार से खड़े हुए होते हैं, है ना। मान लीजिए एक चट्टान है, ये 6-7 की किताब में शायद दिया हुआ है, ये चट्टान दी हुई है इस प्रकार से, है ना। अब इस चट्टान में यहाँ तरंग पर जब जोर पड़ेगा, तरंग इस पर जब चट्टान पर जोर डालेगी तो यहाँ से ये द्वार इस प्रकार से बना देगी, तो ये तो हो जाएगी आपकी गुफा। और धीरे धीरे जब जो ऊपर का छत है ये टूट जाएगा तो इस प्रकार से खम्मा निकल के आ जाएगा, स्तंभ टाइप का, स्टैक टाइप का, है ना। चलिए देखिए आगे। अन्य स्तर रूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियाँ, स्थायी नहीं रहते। कहाँ तक स्थायी रहेंगे, जब जैसे ही उस पर तरंग लगेगी तो वो एक न एक दिन तो टूटेगा ही। जो तरंग अपर्दन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृगु की भांति धीरे धीरे तरंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती है। धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती है।
और स्थल से प्रवाहित जड़ोर से अनाच्छादित रेत व स्लिंग जोड़े पुलीन में परिवर्तित हो जाते हैं, बीच में परिवर्तित हो जाते हैं। चित्र नहीं दिया है इसका, वरना और अच्छे से समझ में आ जाता। चलिए ठीक है। देखिए निक्षेपित स्थल रूप कैसे बनते हैं, पुलीन और टिब्बे। तटों की प्रमुख विशेषता पुलीन की उपस्थिति है। तट पर आपको क्या मिलेंगे, बीच पर बीचेज, तटों पर बीचेज मिलेंगे, पुलीन मिलेंगे। यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़ों में पाए जाते हैं। ये अवसाद जिनसे पुलीन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से नदियों और सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपर्दन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। तट पर ये सब जो है पदार्थ लग जाता है अपने आप, जो बहकर आता है साथ में। पुलीन अस्थायी स्थलाकृतियाँ, हर स्थलाकृति आपको निक्षेपण और अपर्दन की अस्थायी मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया। अपर्दन और निक्षेपण के कारण जो है आकृतियाँ चेंज होती रहती हैं। पुलीन अस्थायी स्थलाकृतियाँ हैं। कुछ रेत पुलीन, अभी रेत पुलीन आपको देखने को मिलेंगे। सैंडविचेज जो स्थायी प्रतीत होते हैं, किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलीन रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। स्लिंग पुलीन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गोलास्मिकाएं होती हैं। पुलीन के ठीक पीछे पुलीन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। तटरेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। तो देख लीजिए जाके तलछटी तटों पर देखने को मिल जाएंगे। अब इसको और समझ लीजिए। रोधिका मिलेगी आपको, रोध मिलेगा। रोधिका, रोध और स्पिट, इस चीज को देखिए। समुद्री अपतट पर समुद्र के समांतर पाई जाने वाली रेत, जो समुद्र के साथ साथ, जैसे ये रहा समुद्र है ना, ये रहा समुद्र, तो यहाँ पे इसकी समांतर ही रेत मिलेगी आपको। मिल गई रेत। अब देखिए आगे क्या होता है। रेत मिलने के बाद समांतर पाई जाने वाली रेत और स्लिंग की कटक अपतट रोधिका कहलाती है। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोध रोधिका कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, रोध रोधिका। अंग देखिए, रेत के अधिक निक्षेप से ऊपर उठ पड़ती है। ये बहुत ज़्यादा रेत निक्षेपण हो जाए, बहुत ज़्यादा रेत का निक्षेपण हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या है, इस प्रकार से ऊपर की साइड उठ जाएगी ऐसे, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, रोध। रोध मतलब क्या है, मतलब किसी चीज़ को अवरोध करना, रोकना किसी चीज़ को, तो ये अवरोध की तरह दीवार खड़ी हो जाती है। रोध या अवरोध भी कह सकते हैं इसको। अब तटीय रोध और रोध क्या प्रायः या तो खाड़ी में प्रवेश पर या नदियों के मुहानों में सम्मुख बनती हैं, मतलब किनारे पर ही बनेंगी। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ा हुआ होता है, जो इसे स्पिट कहते हैं। अगर इस रोधिका का सिरा जो है खाड़ी से जुड़ जाए तो उसको क्या कहेंगे, हम उसको स्पिट कह देते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पिट विकसित होती है। रोधिकाएं, रोध और स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लगून में परिवर्तित हो जाती है। अरे बात समझ में लगी, लगून लेक कैसे बनती है। और लगून लेक में जो पानी होता है वो समुद्र का ही होता है ना, यानी खारी होती है। लगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों में या पुलीन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लगून के स्थान पर एक चौड़े और विस्तृत तटीय मैदान विकसित हो जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो लगून लेक बन गई है ना, मान लीजिए ये लगून लेक है, ये बीच में रोधिका लगी हुई है ना, बीच में इसमें अवरोध लगा हुआ, ये रहा समुद्र इस साइड। अब धीरे धीरे समुद्र के किनारे कुछ तलछट आएंगे और वो तलछट क्या करेंगे, इस लेक में जमते जाएंगे। जब वो तलछट इस लेक में जमते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दलदल बन जाएगी, और धीरे धीरे और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे पूरा मैदान बन जाएगा। आ रही बात समझ में इतनी कि लगून से कैसे तटीय मैदान विकसित हो जाएगा, लगून लेक से। चलिए अब इसको और आगे देखते हैं और क्या है। ये देखिए गोदावरी नदी डेल्टा का स्पिट दिखाया हुआ है, देखिए इधर पे, और ये धीरे धीरे यहाँ से बंद हो जाएगी, ये लेक बन गई, बस लगून लेक बन जाएगी। इधर से देखिए, क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती हैं। बिल्कुल, जैसे तूफान और सुनामी लहरें आएंगी तो रोधिकाएं उसको थोड़ा तो रोकेंगी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो रोक लेंगी, क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं। जब उससे वो टकरा जाएगा तूफान या सुनामी, तो और जब आगे जाएगा, यानी जब और स्थल में आगे जाएगा तो उसकी गति जो है थोड़ी धीमी हो जाएगी।
इसके बाद रोध, पुलीन, पुलिन स्तूप तथा मैंग्रोव हैं जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। किनकी? तूफान और सुनामी की। अतः अगर हम तटों के किनारों पर पाए जाने वाले मैंग्रोव व तलछट से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलाकृतियाँ अपर्दित हो जाएंगी तथा मानव व मानवीय बस्तियों को तूफान और सुनामी लहरों के सीधे व प्रथम प्रहार झेलने पड़ेंगे। फिर और दिक्कत आ जाएगी। ये इतनी जो चीज़ें हैं इनको रोक लेती हैं, और जब इनको रोक लेती हैं तूफानों को कौन कौन रोक लेता है? रोधिका रोक लेती हैं, रोध रोक लेते हैं, पुलीन स्तूप, मैंग्रोव। तो फिर जो है जब मनुष्य की बस्तियों तक, जब मानव बस्तियों तक जब ये तूफान आते हैं तो उतनी तेजी नहीं बल्कि इतनी इनकी धीमी जो है गति जो है धीमी हो जाती है। देखिए पवनें, विंड्स देखते हैं ये क्या करती हैं, इनके प्रभाव किस प्रकार से स्थलाकृतियों पर पड़ते हैं, कहाँ चलती हैं, कौन से स्थान पर जो है स्थलाकृति बनाएंगी। देखिए उष्ण मरुस्थलों में, उष्ण यानी गर्म मरुस्थलों में, मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अनाच्छादनकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। बहुत स्थल क्या होता है? बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। और जो जल होता है वो ना तो जल्दी ठंडा होता है ना ही जल्दी गर्म होता है। उष्ण धरातल के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जब धरती जो है जल्दी गर्म हो गई तो उससे जो जुड़ी हुई उसके संपर्क में जो, मान लीजिए ये रहा धरातल, ठीक है, ये रहा धरातल, और नीले कलर से हम यहाँ पे नीले कलर से इस कलर से देख लेते हैं, स्काई ब्लू से, इसके जो संपर्क में इधर पर वायु रहेगी, क्या होगा? क्या होगा इस वायु का? बताइए, इस वायु का होगा क्या आखिर? इस वायु का क्या होगा? जब ये धरातल के संपर्क में आएगी यहाँ से, तो जब धरातल गर्म है तो वायु भी गर्म होने लगेगी। बस सीधी सी बात है। अब देखिए आगे, इसको साफ कर देते हैं पहले, फिर उसको आगे देख लीजिएगा। देखिए उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, और जब वायु गर्म होती है तो हल्की होती है। कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। और जब जो कोई हल्की चीज़ होती है तो आपने देखा होगा तुरंत ही ऊपर की साइड उड़ जाती है। जैसे बात करें आप बलून की, जैसे बात करें आप हवा भर के पॉलीथीन को उड़ा दीजिए, कुछ भी कीजिएगा, कोई हल्की चीज़ है वो बहुत जल्दी से ऊपर उठ जाएगी, और जो भारी चीज़ है वो नीचे की साइड गिरना स्टार्ट करती है। क्यों? क्योंकि भारी चीज़ में गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का तेजी से नीचे की साइड लगता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, जिससे वायु जो है हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी गति, ऊपर की साइड गति करेगी। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत बनते हैं। अब जब ये ऊपर की साइड उठती है तो इस प्रकार से भंवर बनाएगी, जिसको आप तूफान कह सकते हैं। इस प्रकार से घूम घूम के ऊपर जाएगी तथा अनुवात एवं उत्तावात प्रवाह करती है। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती हैं। जो मरुस्थल है, जैसे थार का मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पवनें बहुत तेज़ी से चलती हैं धरातल पर, और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होती है। जब तूफान वाली पवन आती है तो बहुत विनाशकारी होती है ना। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है। ये क्या करती है? अपवाहन मतलब मिट्टी कूड़ा करकट मिलेगा इसको हल्का फुल्का, जिसको साथ उड़ा के ले जा सकती है तो उड़ा ले जाएगी। और फिर और क्या करेगी? नीचे की साइड जब घर्षण करती है, पृथ्वी की नीचे की साइड घर्षण करेगी, यानी जिस धरातल पर हमें उस पर घर्षण करेगी। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है और साथ ले जाती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करते हैं, और ये जो छोटा छोटा कण साथ ले जा रही है, अभी जब बहुत तेज स्पीड से चट्टान पर लगेगा तो वो चट्टान पर क्या करता है? चोट करता है, यानी घर्षण करता है, और उस समय पे चट्टान भी हल्का फुल्का घिस के उसके साथ जाती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। जब पवन तेज होगी तो चट्टान पर गहरी चोट पड़ेगी, जब धीमा इसका वेग होगा तो उतनी तेजी से घर्षण नहीं कर पाएगी। सीधी सी बात है, एक खड़ा हुआ ट्रक है, आप उससे जाके मतलब वो ट्रक आपको हल्का सा धक्का दे दे, या ट्रक नहीं, आप मतलब बाइक मान लीजिए, हल्की बहुत मतलब धीमा वेग है बाइक का, वो आपको टक्कर दे दे तो आपको चोट कैसी आएगी? आप गिर जाएंगे, हल्का फुल्का जो है हाथ पैर में छिल जाएंगे। लेकिन वही जो है बाइक कम से कम 80 की स्पीड से आगे आपसे टकराएगी तो आपकी फुटबॉल बन जाएगी।
सीधी सी बात रहती है। यानी वेग पर ही निर्भर करता है कि हमें चोट कितनी गहरी लगेगी। यह प्रक्रिया बालू घर्षण, यानी इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बालू घर्षण कहते हैं। मरुस्थलों में पवनें कई रोचक अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनाती हैं। चलिए देखिए आगे, अपरदन के रूप भी बन जाते हैं और निक्षेपण के। वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण बृहत क्षरण और प्रवाहित जल की चादर बाढ़ से होता है, सीट फ्लोट से। कैसी बाढ़? चादर बाढ़। यद्यपि मरुस्थलों में चादर बाढ़ से क्या मतलब है? देखिए बाढ़, इसमें जो मरुस्थल में पूरा समतल मैदान रहता है तो पानी जो है पूरा फैल जाता है। यद्यपि मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में हो जाती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पतिक विहीन होती हैं, मतलब वहाँ पे आपको जो है वनस्पति नहीं मिलेगी मरुस्थल में। विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती हैं, अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्षय जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाता है। अर्थात मरुस्थलों में अपक्षय जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं, इसके अलावा वर्षा तथा वृष्टि धोवन से भी प्रवाहित होता है। ऐसा नहीं है कि पवन अकेली, वहाँ पे बारिश भी तो होती है, वो बात अलग है कि कम मात्रा में होती है। जब बारिश होगी तो पानी बहेगा तो ये जो मिट्टी है, जो तलछट है, वो पानी के द्वारा भी बहाकर ले जाए जाएंगे, सीधी सी बात है। पवन केवल महीन मलबे का ही अपवाहन कर सकती है, मतलब ये बड़े मलबे का अपवाहन नहीं कर सकती। पवन में कितनी मोटी चट्टान थोड़ी ना उड़ जाएगी, उसमें कूड़ा करकट उड़ा के ले जाएगी, छोटे छोटे तलछट उड़ा के ले जाती है। और बृहद अपरदन मुख्यतः परतबाड़ या वृष्टि धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियां चौड़ी होती हैं, अनियमित होती हैं तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रवाहित रहती हैं, ज़्यादा नहीं चलती हैं। जैसे अगर राजस्थान की आप बात करें, लूनी नदी निकलती है वहाँ से, तो लूनी वहाँ पे नदी है जो कि अरावली रेंज से निकलेगी, अरावली की पहाड़ियों से, और पश्चिम की साइड जाती है, पश्चिम साइड प्रवाह करेगी। देखिए ये रही, मान लीजिए अरावली रेंज, तो ये तो हो गया इसका पूर्वी भाग राजस्थान का, ये रहा पश्चिमी भाग। तो मान लीजिए यहाँ से लूनी नदी निकली और निकल के इस साइड जाएगी, और इस साइड जाएगी, ये ज़्यादा नहीं चलती है, थोड़ी बहुत चलेगी। और ना तो ये किसी नदी में मिलती है, यानी ना तो किसी नदी की सहायक नदी है, और ना ही किसी जगह समुद्र में गिरती है। तो ये क्या करती है, ये वहीं के वहीं समाप्त हो जाती है मरुस्थल में। क्यों? क्योंकि इसके पास पानी ज़्यादा रहता नहीं है, तो रास्ता इसका ज़्यादा नहीं चल पाता है। तो मात्र लूनी एक नदी है ऐसी जिसकी मतलब ना तो ये किसी की सहायक नदी है, और ना ही किसी जगह नदी में मिलती है, ना ही किसी में समुद्र में मिलती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, राजस्थान की ये लूनी नदी। चलिए आगे, अपरदनात्मक स्थल रूप। पेडिमेंट बनेंगे अपरदन से, और क्या बनेंगे? पदस्थली बनेंगे। मरुस्थलों में भूधरस का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण व उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पात पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। क्या हुआ कि जो पर्वत के पाद होते हैं उस पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित, हो सकता मलबा हो सकता मलबा ना हो, मंद ढाल वाले चट्टानी तल जो होते हैं, नीचे की साइड चट्टान तल रहेगा, उसको हम पेडिमेंट कह देते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के, पर्वत का जो आगे का भाग होता है, पर्वतीय अग्रभाग के अपरदन, मुख्यतः सरिता के क्षितिज अपरदन व चादरवाड़ दोनों के संयुक्त अपरदन से इसका निर्माण होता है पेडिमेंट का। अपरदन भूसंहिति के तीव्र ढाल वाले, इधर से देखिए, अपरदन जो है भूसंहिति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है, या विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपरदन प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडिमेंट का निर्माण हो जाता है, जिसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है, तो कटाव के कारण मंद ढाल तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपरदन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निर्वर्तन मतलब पीछे हटना क्रिया कहते हैं। अतः समांतर ढाल निर्वर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं, और धीरे धीरे पर्वतों का अपरदन हो जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं। इनसे क्या होगा? अब इनसे इंसेलबर्ग निर्मित हो जाएंगे, जो कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप हैं। पर्वतों के अवशिष्ट रूप जो है मरुस्थलों में क्या कहे जाएंगे? इंसेलबर्ग।
इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इसे पैडी प्लेन या फिर पदस्थली प्लेन कह देते हैं। चलिए देखिए आगे, पलाया। पलाया देखिए, पलाया बनते हैं कहाँ? पलाया कहाँ बनते हैं? मरुस्थलों में। मरुभूमियों में मैदान प्रमुख मुख्य स्थल रूप थे। पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाय मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य भाग में लगभग समतल मैदान की रचना कर देते हैं। क्या करते हैं ये अवसाद अधिकतर समतल मैदान ही बनाते हैं। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है? उथले जल क्षेत्र, मतलब यहाँ पे अब जल मिलेगा आपको। इस प्रक्रिया की उथली जल झीलें बन जाती हैं इस प्रकार से, और जब वो जल झीलें उथली बन जाती हैं मरुस्थल में, उसको ही हम प्लाया कहते हैं। जैसे मान लीजिए, इससे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे हमें प्यास लगी तो पानी से प्यास बुझती है, तो प्लाया प्यासा, इस टाइप से आप लोग याद रख लेना कि मरुस्थल में प्लाया बनते हैं। और कैसे होते हैं? उथली झीलें होती हैं। प्लाया में बाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर प्लाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लवण निकल आएंगे और इसका पानी जो है बाष्पीकृत हो जाता है। ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे हैं को कल्लर भूमि या फिर क्षारीय क्षेत्र, एल्काइन फ्लैट्स कह सकते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? इसको कल्लर भूमि। देखिए, अपवाहन गर्त तथा गुहा। गुहा मतलब कि है ना, और गर्त मतलब होल यानी गड्ढा। अब देखिए, अपवाहन पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं बन जाती हैं। क्या बनते हैं? छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे या फिर गुहिकाएं बन जाएंगी। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त, जिन्हें बात गर्त कहते हैं, बनाते हैं, और इनमें से कुछ बात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिनको हम गुहा कह देते हैं। जब छोटे बात गर्त रहेंगे तो उनको बात गर्त, और बड़े बड़े हो गए तो उनको गुहा यानी केप कह देते हैं। अंग देखिए, छत्रक, मशरूम। छत्रक तो आपको पता होगा इस प्रकार से बनता है ना, जिसको हम मशरूम भी कहते हैं। और इसके बाद टेबल भी बन जाएगा और पिठी का सेल भी बन जाएगी। टेबल कैसा बनेगा? एक समतल, इस तरीके का समतल टाइप का, और पिठिका बनेगी। देखिए, मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती हैं। चट्टानें जो होती हैं, क्या होता है? पवन का अपवाहन होता है, पवन चलती है, वह अपघर्षण करेगी तो चट्टान कैसी होती हैं? शीघ्रता से कटने लगती हैं। और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष, जिनके आधार पतले व ऊपरी भाग विस्तृत व गोल टोपी के आकार के हो जाते हैं। एक चट्टान है, ठीक है, अब वो चट्टान क्या धीरे धीरे घिस गई, तो ये जो नीचे का भाग है ये तो आधार तो हो गया इसका, कैसा आधार तो हो गया पतला सा, और इस प्रकार से बन जाएगा ऊपर की साइड। तो ये क्या बनेगा? ऊपर की साइड टोपी के आकार का बन गया गोल, और नीचे की साइड क्या है? नीचे की साइड इसका आकार पतला हो गया, आधार इसका पतला हो गया, और ये छत्रक के आकार का बन गया, मशरूम के आकार का। तो मशरूम के आकार आपको कहाँ मिलेंगे? तो मशरूम ये छत्रक आपको मिलेंगे मरुस्थल में। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है, मतलब गोल ना होके कैसा होगा? इस तरीके का होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? और अधिकतर ऐसे अवशेष पिठिका की भांति जो है खड़े हो जाते हैं। देखिए, निक्षेपित स्थल रूप। अब निक्षेप करने पर क्या बनता है? निक्षेपित करने पर क्या बनेंगे? पवन एक छटाई करने वाला कारक है, छांटता है हर चीज को, अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कारण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले जाते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं। अरे वे ढिसुम वाली प्रक्रिया होती होगी यहाँ पे। ये एक चट्टान गई इधर से, एक चट्टान इधर से, अरे यहाँ पर इस प्रकार से एक दूसरी चट्टान एक दूसरे से लगती होंगी, ढिसुम वाली प्रक्रिया एकदम, है ना। तो वो जो एक चट्टान होती है जो बड़े बड़े कण ले चुकी है पवन, वो किसी और जाके चट्टान में गलेगी, है ना। देखिए, कण पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले जाते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को कैसा कर देते हैं? ढीला
कर देते हैं, जिसे साल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा कर ले जाए जा सकते हैं, क्योंकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार और भार के अनुरूप होता है। अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थों की छटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है तो लगभग रुक जाती है, तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेप होने लगता है। अतः पवन के निक्षेपित स्थिर रूपों में कणों की महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की आपूर्ति व स्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थिर रूप विकसित कर देते हैं। अब जैसे पवन जो है, जो हवा चल रही है, जो वायु चल रही है, वो धीरे धीरे अपना जो है स्पीड कम करेगी, तो वो जो तलछट लिए हुए है वो धीरे धीरे नीचे की साइड निक्षेपित होना स्टार्ट कर देंगे, है ना। और जब वो निक्षेप होंगे तो कोई ना कोई जो है क्या बनेगा, कोई एक स्थलाकृति बनेगी। जब वो स्थलाकृति बनती है तो उसको कहते हैं पवनों के निक्षेपित रूप। अब देखिए, बालू टिब्बे बनते हैं पवनों के निक्षेपित रूप में, सैंड ड्यून बनते हैं, बालू टिब्बे बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान है। ये निक्षेप हो चुके हैं, इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। अवरोध से मतलब देखिए, पवन चल रही है मरुस्थल में, ठीक है, तो जब उसको अवरोध मिलेगा तो वहाँ से टक्कर खा के वहाँ पर गिरने लगेगा। जो जो अवसाद लिए हुए वो गिराने लगेगी, वहाँ पर आगे नहीं जा पाएगी। तो अवरोध जब लगेगा तो बालू टिब्बों का निर्माण होगा। नौ चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की, इधर को देखिए, नौ चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजा पवनों की दिशा में निकली होती है, इस प्रकार से पवनों की दिशा में निकली होती है, इस प्रकार से बना होगा। पवनों की दिशा भी इस साइड है, तो ये इसकी जो नोकें हैं इस साइड निकली हुई हैं, आगे देखिए चित्र में लिखे हुए हैं। तो ये जो बनते हैं इसको हम बरखान कहते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है, वहाँ परवलयिक बालू टिब्बा आपके पैराबोलिक बनेगी। बालू का टिब्बों का निर्माण होता है, अर्थात अगर पवनों की दिशा स्थायी रहे तो परवलयिक बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं। सीप बरखान की ही भांति होते हैं। देखिए इधर पे, ये रहे बरखान, ये रहे सीप। बरखान में आप देखेंगे तो ये जो भाग देखेंगे बराबरी से है दोनों साइड, और सीप में क्या है, एक साइड भाग है, दूसरी साइड कम है। अब पैराबोलिक में क्या है, वायु की दिशा आप देख रहे हैं दोनों की इस साइड है। अब पैराबोलिक में उल्टे बन रहे हैं, इसकी चोंच इस साइड है, वायु की दिशा इस साइड है, और ये अनुप्रस्थ हैं। ये ऐसे खड़े हुए बनेंगे, अभी हम देखेंगे इसको। देखिए ये खड़े हुए हैं, पवन की दिशा इस साइड है और इस प्रकार से बने हुए हैं। और ये जब बहुत सारी आकृति बन जाती हैं तो वो बिगड़ जाती हैं, तो अपने मन का रूप ले लेती हैं, तो उनको अनुदैर्ध्य कहते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा जूम करें। सीप बालू टिब्बे में केवल एक ही भुजा का होता है। देखिए ये है बरखान, देख लीजिए दोनों भुजाओं के होते हैं, सीप एक भुजा का है। ऐसे पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीप की एक भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो जाती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा स्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य टिब्बे बनते हैं। अनुदैर्ध्य टिब्बे कहाँ गए, ये हैं, देखिए अनुदैर्ध्य ऐसे सीधे प्रकार के बनेंगे, ऐसे लंबे लंबे, है ना, और वायु की दिशा भी इस साइड है, इस साइड से वायु चलेगी, इस प्रकार के बन जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीत होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण में पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवन की दिशा के समकोण पर होगा। ये अधिक लंबे और कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। जब वो एक दूसरे में विलीन हो गए तो उसका वास्तविक आकृति और अनोखी विशेषता नहीं पता चलती हैं आपको। मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है। अधिकतर क्या है, ये एक साइड पर, इस साइड पवन चल रही है तो बन गया, फिर इस साइड पवन चल गई तो ये बालू टिब्बा उड़ गया, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं। तो देखिए ये जब पूरा मिक्स हो जाता है तो इस प्रकार से अनुदैर्ध्य बालू टिब्बा बनेगा। ये आपका अनुप्रस्थ हो गया, सीप हो गया, बरकान हो गया, ये पैराबोलिक हो गया। इधर से आपका चैप्टर समाप्त होता है। और चैप्टर ये वाला बहुत अच्छा था। अगर समझ में ना आया हो तो इसको फिर से पढ़िएगा, फिर से समझिएगा, एक एक शब्द पे आप ध्यान देना। मैंने इसको बहुत क्लियरली आपको समझाया हुआ है। चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।